नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उन्नत शिक्षा में। तो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं अर्थशास्त्र में क्लास 9 का पार्ट 1 पालमपुर की कहानी, जो कि हमारे CBSE टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस में 2 ही चैप्टर है, अर्थशास्त्र लेसन 1 और लेसन 2। तो मैंने अभी इस वीडियो में लेसन 1 के जो सभी इम्पोर्टेंट MCQ है वो इसमें मैंने शामिल किए हैं। तो आइए हम इसे शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, इसमें देखिए, पालमपुर की मुख्य क्रिया क्या है? उद्योग, डेयरी, खेती अथवा कृषि तथा लास्ट है हमारा परिवहन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा हमारा। जो पालमपुर गांव की कहानी पहले पार्ट में बताई गई है, तो उसकी मुख्य क्रिया क्या है? सबसे ज़्यादा क्या काम होता है वहाँ पे? क्या उद्योग है, डेयरी है, परिवहन है या खेती है, वह कृषि है। देखिए वीडियो में थोड़ा मैं पॉज ले रहा हूँ ताकि आपको यदि उसका आंसर पता हो तो आप ऑप्शन में से देख पाएँ। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा सी, खेती व कृषि जो है वो पालमपुर की मुख्य क्रिया है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संसाधन दो तरह के होते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिनको मानव खुद बनाता है। तो जिनको मानव खुद बनाता है उन्हें क्या कहा जाता है? मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, मुद्रा हमारा कोई संसाधन नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, खेती के अतिरिक्त अन्य उत्पादन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? ठीक है, खेती के अतिरिक्त जो अन्य गतिविधियां की जाती है, अन्य क्रियाएं की जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? क्या उन्हें कृषि क्रियाएं कहा जाता है, गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, उत्पादन गतिविधि कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, खेती से संबंधित जो क्रियाएं होती है उन्हें कहा जाता है कृषि क्रियाएं। ठीक है, और उत्पादन गतिविधि क्या होती है? जिसमें वस्तुओं व सेवाओं का निर्माण किया जाता है। तो जो खेती के अतिरिक्त अन्य उत्पादन गतिविधियां उनको क्या कहते हैं? गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, इनमें से अलग का चयन कीजिए। देखिए MCQ प्रश्न जो है वो आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं। खालिस्तान भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, और अलग यानी कि विषम छांटने के लिए भी कह सकता है। तो यहाँ पे आपको अलग छांटने के लिए कहा है। लघु विनिर्माण, परिवहन, कृषि, दुकानदारी, क्या अलग है इसमें से? बताइए। यदि आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक। मैंने पार्ट के सभी MCQ प्रश्नों को इसमें शामिल किया हुआ है। तो देखिए, लघु विनिर्माण, परिवहन तथा दुकानदारी, ये तीनों हमारे क्या हैं? ये तीनों हमारी गैर कृषि क्रियाएं हैं, जबकि हमारी जो कृषि है वो हमारी कृषि क्रियाएं हैं। तो कृषि हमारा क्या है? इसमें अलग है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 5 है, वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? खेती कहलाता है, उत्पादन कहलाता है, व्यापार कहलाता है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है? देखिए, व्यापार क्या होता है? वस्तु तथा सेवाओं को खरीदना व बेचना, क्रय करना, विक्रय करना, ये हमारा व्यापार कहलाता है। ठीक है, खेती आपको पता है जिसमें फसलों को उगाया जाता है। ठीक है, तो वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 6 है हमारा, उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन, मनोरंजक वस्तुओं का उत्पादन, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, या इनमें से कोई भी नहीं? देखिए, ये प्रश्न सारे आपकी किताब में से ही लिए गए हैं। मैंने अपनी तरफ से इसमें कोई क्वेश्चन नहीं डाला है, और जो क्वेश्चन डाले भी हैं वह आपके इस पाठ से संबंधित ही है। विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन, विलासिता की वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो आराम के लिए वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर। मनोरंजक वस्तुओं का उत्पादन, जैसे टेलीविज़न। ठीक है, टेलीविज़न हो गया, गेम्स हो गए। आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन। ठीक है, तो उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, जो मनुष्य के जीवन जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं होती है उनका उत्पादन करना ही उत्पादन का मुख्य उद्देश्य होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7।
उत्पादन की आवश्यकताओं के सही समूह का चयन कीजिए। उत्पादन के लिए किस किस की आवश्यकता होती है? चार आपको तीन यहाँ पे समूह दिए हैं। भूमि, पूंजी, बिजली पहला समूह, भूमि, पूंजी, कंप्यूटर दूसरा समूह, भूमि, पूंजी, श्रम, मानव पूंजी तीसरा समूह। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही समूह है, बताइए। तो इसका सही देखिए, अगर आपके पास भूमि है, पूंजी है, लेकिन मानव नहीं है तो व्यवसाय नहीं हो पाएगा। अगर भूमि है, पूंजी है, कंप्यूटर है और आपके पास में पूंजी नहीं है तो भी व्यवसाय नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा भूमि, पूंजी, श्रम तथा मानव पूंजी। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो साधन उत्पादन में लंबे समय तक प्रयोग होते हैं उन्हें कहते हैं। देखिए, उत्पादन के जो हमारे साधन हैं वह दो तरीके के हैं। एक तो जो लंबे समय तक प्रयोग होते हैं, दूसरा है जो प्रयोग होते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं और फिर से आते रहते हैं। तो जो साधन लंबे समय तक प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कार्यशील पूंजी, मानव पूंजी, स्थायी पूंजी या सभी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा क्या? स्थायी पूंजी। जो लंबे समय तक व्यवसाय में प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्थायी पूंजी कहा जाता है। इसके उदाहरण बताइए। इसका उदाहरण हो जाएगा मशीनरी, ठीक है, वह भवन या इमारत जिसमें हमें व्यापार करना है, ठीक है, ट्रैक्टर, जनरेटर, ये सारे क्या है? स्थायी पूंजी के हमारे उदाहरण हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, ऐसे साधन जो उत्पादन क्रिया में समाप्त होते रहते हैं कहलाते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि साधन दो तरीके के होते हैं। एक तो वह होते हैं जो व्यापार में लंबे समय तक प्रयोग किए जाते हैं, दूसरे होते हैं जो उत्पादन क्रिया में समाप्त होते रहते हैं और हम उनको खरीदते रहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है जो समाप्त होते रहते हैं? मानव पूंजी, कार्यशील पूंजी, स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी आपको मैंने भी बताया था लंबे समय तक प्रयोग होते हैं, ठीक है, और जो उत्पादन क्रिया में समाप्त होते रहते हैं उन्हें कहा जाता है कार्यशील पूंजी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, जनरेटर, टरबाइन, किसान का हल आदि किस प्रकार की पूंजी में शामिल होंगे? बताइए इसका आंसर। मानव पूंजी होगी, कार्यशील पूंजी होगी, स्थायी पूंजी होगी। देखिए, मानव पूंजी मानव से ही संबंधित होती है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। कार्यशील पूंजी मैंने बताया था ख़त्म होती रहती है, मंगाते रहते हैं, लंबे समय तक प्रयोग नहीं होती। लेकिन जनरेटर, टरबाइन, किसान का हल लंबे समय तक प्रयोग होने वाली वस्तु है, इसलिए ये क्या है? स्थायी पूंजी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्थायी पूंजी, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। भूमि, श्रम तथा पूंजी के संगठित रूप को क्या कहते हैं? भूमि, श्रम तथा पूंजी को यदि इकट्ठा कर दिया जाए तो इनके इकट्ठे रूप को क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं, उत्पादन के कारक कहते हैं, उत्पादन आवश्यकता कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? भूमि, श्रम तथा पूंजी को यदि इकट्ठा किया जाए तो उसे कहा जाता है उत्पादन के कारक। तो इसका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, उत्पादन के कारक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खेती में प्रयुक्त क्षेत्र डैश होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अभी मैंने बताया था आपको कि एमसीक्यू ट्रू फॉल्स के रूप में भी हो सकते हैं और आपके अलग छांटने वाला भी हो सकता है और रिक्त स्थान भी हो सकता है। तो बताइए, खेती में प्रयुक्त क्षेत्र डैश होता है, क्या होता है? क्या उसे परिवर्तन किया जा सकता है? खेती में जो प्रयुक्त क्षेत्र है, जो हमारी भूमि है, क्या उसको परिवर्तित किया जा सकता है? स्थिर है, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अस्थिर है, परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक। तो ये क्या होता है? स्थिर होता है, ठीक है, स्थिर। खेती में जो प्रयुक्त क्षेत्र का क्या मतलब है? भूमि। और भूमि क्या होती है? स्थिर होती है, उसको घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भूमि को मापने की मानक इकाई क्या है? भूमि को मापने की मानक इकाई क्या है? गज है, सेंटीमीटर है, मीटर है, हेक्टेयर है। देखिए, ये सारे प्रश्न आपकी बुक में है, जब आप ध्यान से देखोगे तभी आपको मिलेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये प्रश्न कहाँ से आ गए, इस पार्ट में तो ये प्रश्न है ही नहीं, लेकिन मैंने सारे प्रश्न आपकी बुक से ही लिए हैं, ठीक है। बताइए, भूमि को मापने की मानक इकाई। मानक इकाई का क्या मतलब है? जिसमें हम किसी चीज़ को मापते हैं। जैसे सड़क है, सड़क को किस में नापते हैं? किलोमीटर में नापते हैं, ठीक है। इसी तरह से भूमि को मापने की मानक इकाई क्या है? गज है, सेंटीमीटर है, मीटर है या हेक्टेयर है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हेक्टेयर। भूमि को मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, पालमपुर के लोग बरसात के मौसम में कौन सी फसल उगाते हैं। देखिए, जो पालमपुर के लोग हैं वो पूरे वर्ष ही फसल उगाते हैं, लेकिन उन्होंने अपना डिसाइड किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है कि बरसात के मौसम में कौन सी फसल उगाएंगे, बरसात के मौसम में कौन सी फसल उगानी है, सर्दी में कौन सी उगानी है और गर्मी में कौन सी उगानी है। जैसे गन्ना है, गन्ना वो पूरे वर्ष उगाते हैं लेकिन उसकी कटाई एक ही बार करते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि पालमपुर के लोग बरसात के मौसम में कौन सी फसल उगाते हैं। गेहूँ तथा आलू, ज्वार और बाजरा, गन्ना और कपास या उपरोक्त सभी। देखिए, वैसे तो पालमपुर के लोग ये सभी फसलें उगाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, बरसात के मौसम में। तो बरसात के मौसम में कौन सी फसल उगाते हैं, बरसात के मौसम में उगाते हैं ज्वार और बाजरा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 क्या है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने को डैश कहते हैं। फिर से खालिस्तान दे दिया। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने को क्या कहते हैं। बहुविध फसल प्रणाली, बहुसंख्यक फसल प्रणाली, मल्टीपल फसल प्रणाली, उपरोक्त सभी गलत है। बताइए इसका सही आंसर क्या है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, भारत में हरित क्रांति कब हुई थी। 1970 के दशक में, 80 के दशक में, 60 के दशक में या इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत में जब हरित क्रांति हुई थी तो इसे स्वामी नाथन लेके आए थे और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, HYB वाले जो बीज थे वो थे, ठीक है। तो कब हुई थी ये हुई थी हमारी 1960 के दशक के अंत से ये प्रारंभ हमारी हो गई थी। अगला प्रश्न है हमारे, HY बीजों की क्या विशेषता। अभी मैंने आपको बताया कि हरित क्रांति में जो सबसे ज़्यादा जिसका महत्व था वो था HYB बीज। वो क्या होते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है। तो इनकी क्या विशेषता थी, अधिक पानी लेते थे, उपरोक्त दोनों, अधिक उपज देने वाले थे, अधिक पानी लेते थे, या दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जो HYB बीज थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे, इनकी विशेषता क्या थी, ये अधिक उपज देने वाले होते थे। यानी कि एक ही फसल पर जब इन बीजों का प्रयोग किया जाता था तो उससे जो फसल की मात्रा होती थी वो बढ़ जाती थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, उर्वरकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, उर्वरकों का प्रयोग भी हरित क्रांति में आया, ठीक है। तो उसका जब प्रयोग किया जाता है फसल में, खेती में, तो मिट्टी की उर्वरता पर उसका क्या प्रभाव होता है। मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, मिट्टी की उर्वरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मिट्टी की उर्वरता पहले जैसी रहती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, उर्वरकों का प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरता जो है वो क्या होती है, हमारी कम हो जाती है। तो कम दिया है हमारे ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ती नहीं है, बढ़ती क्या है, बढ़ता तो फसल की मात्रा है। जो हमारी खेती होती है उससे जो फसल उगती है वह हमारी बढ़ जाती है, लेकिन जो मिट्टी की उर्वरता है वह हमारी कम हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, भारत के किस राज्य में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रासायनिक खाद जो है वह भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। बताइए इसका सही आंसर क्या है। किस राज्य में रासायनिक खाद का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर है पंजाब। पंजाब में सबसे ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20। पालमपुर की जनसंख्या का कितना भाग गैर कृषि कार्यों में लगा हुआ था। देखिए, हमने अभी भी प्रश्न किए हैं या हमने पालमपुर वाला जब पाठ पढ़ा है तो उसमें स्पष्ट दिया है कि पालमपुर की मुख्य क्रिया क्या है, खेती है, ठीक है, कृषि है। लेकिन यहाँ पूछा है कि जो गैर कृषि कार्य हैं उसमें जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग लगा है। 50%, 30%, 25%, 40%। ये प्रश्न भी आपकी बुक से ही लिया हुआ है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जब बुक से लिया है तो आपको इसका सही आंसर पता भी होना चाहिए। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन
सी 25%। पालमपुर की जनसंख्या का 25% भाग गैर कृषि कार्यों में और 75% भाग, लगभग 3/4 भाग जो है कृषि कार्यों में लगा हुआ है। इसीलिए कृषि पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 हमारा, पालमपुर में खेती के अतिरिक्त कौन कौन सी क्रियाएँ की जाती हैं? खेती के अतिरिक्त कौन कौन सी क्रियाएँ होती है? डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण, परिवहन या उपरोक्त सभी। अरे ये तो बहुत आसान प्रश्न है, इसका आंसर तो आप बता सकते हैं। बताइए इसका आंसर हमारा क्या होगा? देखो, पालमपुर गांव में खेती के अतिरिक्त डेयरी भी किया जाता था, लघु स्तरीय विनिर्माण भी होता था और परिवहन भी होता था। इसलिए हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी क्रियाएं होती थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्पादन के कौन से 2 साधन दुर्लभ साधनों की श्रेणी में आते हैं? दुर्लभ साधन का मतलब क्या होता है? दुर्लभ का मतलब होता है वे साधन जो आसानी से उपलब्ध नहीं है या लोगों के पास में जिसकी हमेशा कमी होती है, ऐसे साधनों को क्या कहा जाता है? दुर्लभ साधन कहा जाता है। तो दुर्लभ साधन कौन कौन से हैं? श्रम और मानव पूंजी, भूमि और मानव पूंजी, भूमि और श्रम, भूमि और पूंजी। बताइए सबसे ज़्यादा कमी किसानों के पास किस चीज़ की थी? देखिए, एक तो भूमि नहीं है और दूसरा क्या है? पूंजी नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सबसे उपयुक्त ऑप्शन है, भूमि और पूंजी। देखिए, आपके पास श्रम है, मानव है, लेकिन पूंजी नहीं है तो नहीं होगा। भूमि है, मानव पूंजी है, लेकिन श्रम नहीं है तो भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास में भूमि और पूंजी है तो आप क्या कर सकते हैं? भूमि और पूंजी अगर आपके पास में है तो आप क्या कर सकते हैं? श्रम को तो आप पूंजी से खरीद भी सकते हैं, लेकिन पूंजी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने का तरीका कौन सा है? देखिए, भूमि जो है किसानों के पास सीमित होती है, लेकिन उस सीमित भूमि पर भी उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बहुविध फसल प्रणाली से, HYV बीज से, ए और बी दोनों से, या किसी भी तरीके से नहीं बढ़ाया जा सकता। तो देखिए, बहुविध फसल प्रणाली एक ऐसा तरीका है जिससे सीमित भूमि पर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, तो ये होगा। और HY बीज तो अधिक उपज देने वाले बीज कहे ही जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। पालमपुर की अधिकतम कृषि योग्य भूमि किसके पास है? देखिए, पालमपुर में भी क्या है कि कृषि की जो भूमि है वो भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा तो जो है बहुत कम लोगों के पास है। भूमि का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, ज़्यादातर हिस्सा है, वह कम लोगों के पास है, तथा ज़्यादा लोगों के पास भूमि का कम हिस्सा है। तो यहाँ पूछा है कि कृषि योग्य भूमि किसके पास है? छोटे किसानों के पास, मझले किसानों के पास, बड़े किसानों के पास, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा बड़े किसानों के पास, यानी कि कृषि योग्य जो भूमि है उसका बहुत बड़ा भाग बड़े किसानों के पास है। छोटे किसानों के पास यदि भूमि है भी है तो उनके पास सीमांत जोते हैं, बहुत छोटे छोटे उनके पास कृषि योग्य भूमि है। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25, जो कि इस वीडियो का अंतिम और इस पार्ट का भी अंतिम प्रश्न है। भारत में खेती के आधुनिक तरीकों को सबसे पहले किस राज्य के किसानों ने प्रयोग किया था? देखिए, सबसे पहले जो हरित क्रांति आई, हरित क्रांति आने के बाद में जो खेती करने के नए नए तरीके आए, तो कि कौन से ऐसे राज्य थे जिन्होंने उसे सबसे पहले प्रयोग किया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, या राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। बताइए कौन सा है? यह प्रश्न भी मैंने आपकी बुक से ही लिया है और बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही लिया है। जिन बच्चों ने पाठ को ध्यान से पढ़ा होगा उन बच्चों को इसका आंसर अवश्य ही पता होगा कि इसका आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले कृषि के आधुनिक तरीकों को किसने प्रयोग किया था? पंजाब ने, हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने। अब इसमें आपसे एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले कृषि के तरीकों को उपयोग नहीं किया था? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो आपको उसमें से क्या करना पड़ेगा? राजस्थान को छांटना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, अभी हमने इस वीडियो में
25% किए हैं और पालमपुर की कहानी के लगभग सभी प्रश्न इसमें हमारे आ गए हैं। यदि आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एग्ज़ाम में आपका पालमपुर से कोई भी प्रश्न नहीं छूट पाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पालमपुर के जो MCQ प्रश्न हैं वो आसानी से उपलब्ध हो सकें। पार्ट 2 जो है उसकी वीडियो संसाधन के रूप में मैं कुछ ही टाइम में डालूँगा, तो उसके नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।